हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 का आज इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है छोटी। तो चैप्टर 2 का आपका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये नाम कुछ जाना पहचाना सा है। जी हाँ, आपने क्लास 9th में इस नाम को बहुत बार सुना है, क्योंकि क्लास 9th में भी आपके चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल का चैप्टर था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था और उसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताया गया था। तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप क्लास 9th का वीडियो जा कर के देख सकते हैं। आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपका मन नहीं कर रहा है देखने का, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि पॉलिनोमियल था क्या, पॉलिनोमियल टाइप क्या थे। थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लें तो क्या पता इस चैप्टर में हमें वो हेल्प कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल, ये टर्म आखिरकार है क्या, है ना। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो ये टू टर्म से मिलकर के बना हुआ है, पॉली और नोमियल, है ना। पॉली प्लस नोमियल। तो पॉली का मतलब हो गया मैनी और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म। जब बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक इक्वेशन बना देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। बेसिकली जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है वो होती है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट को, कांस्टेंट के बारे में क्लास 9th में आपको अच्छे से बताया गया है, अगर किसी भी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, अगर किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। लेकिन वेरिएबल की पावर में यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के बारे में आप सब कुछ जानते हो, जैसे कि होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 1 2 3, यानी कि जीरो के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो किस में आते हैं, आपके होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो वैल्यू कहीं पर भी चेंज ना हो, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, स्पेस में हो, कहीं पर भी हो, आप इनफैक्ट दूसरी गैलेक्सी भी पहुंच जाएंगे तब भी कांस्टेंट सेम ही रहेगा, यानी कि 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो वैल्यू रख दी जाए उसमें चेंज हो जाते हैं, यानी कि वेरिएबल ना चेंज होते रहते हैं कैमलियन की तरह। जैसे कैमलियन अपना कलर चेंज करता रहता है, वैसे वेरिएबल ही अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तो वेरिएबल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के लेटर लेते हैं। अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें जितने भी लेटर्स आते हैं वो वेरिएबल्स में हम ले सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट में मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल 2, वेरिएबल में यहाँ पर ले लूँ x ले लूँ और उसकी पावर में होल नंबर 2 कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट में ले लूँ, एक इर्रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाई को ले लीजिए, पाई एक इर्रेशनल नंबर है और आप u कर दीजिए यहाँ पर और इसकी पावर में 2 कर दीजिए, तो पाई एक कांस्टेंट हो गया। भले ही वो रियल इर्रेशनल नंबर हो या रैशनल नंबर, जितने भी आपके रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, और u क्या है, एक अल्फ़ाबेट का लेटर है, इसलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। और होल नंबर के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक टर्म ले लिया 5x की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर नहीं आता, ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए 8 रूट एक्स। अब रूट एक्स है, एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 8x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है इस बारे में। तो अब x की पावर क्या आ गया, 1/2। अब होल नंबर में तो 1/2 आता नहीं है, 1/2 क्या है, एक ये है रैशनल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो आपको आई होप पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप पॉलिनोमियल पहचानने में गलती मत करना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि हमारा 9th का थोड़ा रिकॉल हो जाए और हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि 1 साल हो गया है आपको उसको पढ़े हुए तो भूल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो क्या है इसी में, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेसिकली डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री के बारे में भी आपने सुना था, है ना। डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एनी वेरिएबल, सॉरी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री की, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर, अब पावर तो आप जानते ही हो, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात आ गई समझ में आपको। इसको समझते हैं कि कैसे। ठीक है, जैसे एक पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पर मैंने 5x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या है, 5x²। पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x लिख सकते हो, g ऑफ x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में, जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, उस वेरिएबल की फॉर्म में पावर होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ p ऑफ u, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5u² प्लस 2u प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया गया है, u लिया गया है। यहाँ पे p ऑफ x वेरिएबल क्या लिया गया है, x लिया गया है। ठीक है, तो 5x² प्लस 2x प्लस 1 ये एक क्या है, पॉलिनोमियल दिया गया है x के वेरिएबल में। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अब मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0। हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एनी नंबर की पावर 0, ये मैं आपको बार बार हर लेक्चर में बता चुकी हूँ कि एनी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x 5x² प्लस 2x1, 2x की पावर 1 प्लस 1x की पावर 0। अब यहाँ पर जितने भी टर्म, अच्छा टर्म क्या होते हैं, टर्म वो होते हैं जब हम इंडिविजुअल पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक सम करें, यानी कि प्लस या माइनस करें, तो क्या बनता है, एक पॉलिनोमियल बनता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। जब हम सम करते हैं, अगर यहाँ पे -2x आ जाता ना, तो सेकंड टर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे -2x हो जाता है। ठीक है, तो 5x² प्लस 2x प्लस 1x की पावर 0। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर किसकी है, x की पावर 2 है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर भी u की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री आपकी हो जाएगी 3। एक और वेरिएबल, एक और हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमने ले लिया फॉर एग्जांपल g ऑफ t, और ये ले लिया हमने t की पावर 5 प्लस t की पावर 2 प्लस t प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है ना। अब क्या किया हमने, अब हमें इसमें बताना है हमें डिग्री, कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। और यहाँ पे पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, t वेरिएबल में है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की क्या है, 5 है, क्योंकि ये 5 2 और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पे ये क्या है, 0, t की पावर 0। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ठीक है, अब हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, तो उन्हीं पॉलिनोमियल्स को भी थोड़ा रिकॉल कर लेते कि कौन कौन से टाइप्स हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट टाइप है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड टाइप है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब a polynomial of degree 1
अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो, वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इस आप डेफिनेशन को आपको लिख लेना है, आप सारी चीज़ें नोट करते जाएंगे। ठीक है, आपको रिवाइज करने में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगे, क्योंकि जितने बार आप चैप्टर्स को रिवाइज करोगे ना, उतने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके और डीप होते जाएंगे। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये बात क्या कही गई, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 5x, यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 6x प्लस 2, अब यहाँ पर भी डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो यहाँ पर डिग्री 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रा, ये जो क्वाड्रेट वर्ड है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, किससे बना है, आपका क्वाड्रेट से बना है, सबसे पहली बात तो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वाड्रेट वर्ड से बना हुआ है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है आपका स्क्वायर। क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पावर 2। एक स्क्वायर आप वो भी समझते हो जो ज्योमेट्री में होता है, ये है ना, और एक स्क्वायर को हम पावर भी बोलते हैं। जब किसी की पावर 2 हो तो क्या बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इसे बोल देते हैं ना, तो अगर पावर 2 हो तो उसे क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। तो क्वाड्रेट इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू पावर एक्स की पावर, मतलब कि किसी की भी पावर 2। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि डिग्री 2, वही पावर की बात की गई है ना, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आ गई बात आपको समझ में। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि वहां पर अभी मैंने लिखा था 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये एक एग्जांपल ले ले। यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा है 6u स्क्वायर प्लस 5u, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख लिया मैंने 10t स्क्वायर, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको पॉलिनोमियल अच्छे से याद होगा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से ऐड होता है तो क्या बनाता है, एक पॉलिनोमियल बनाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, छोटे छोटे कन्फ्यूज़न होने नहीं चाहिए आपको, वरना कन्फ्यूज कर देंगे पूरा चैप्टर ये। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बारी आती है। क्यूब मतलब 3, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट वर्ड से बना है, तो यानी कि डिग्री 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 3। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में ये। अब हम इसमें थोड़ा और चीज़ें समझते हैं कि क्या और चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ गए, हम इसको बना देते हैं 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये हमने कर दिया। ये क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो हमने ले लिया सपोज 8t स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे क्यूब लेंगे क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना, और जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो डिग्री के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 3 है तो 2 1 0 है ना, तो 8t क्यूब, और यहाँ पर ले लिया 7t स्क्वायर प्लस 5
टी, ठीक है। दूसरा हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं 22/7 p की पावर 3 प्लस 6p²। ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो ऐसे आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल का एग्जांपल बन सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ें कुछ और समझते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल में और भी चीज़ें। अच्छा, अब आप ये समझिए, जैसे कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिग्री 1 होना मस्ट है, डिग्री 1 होना क्या है, मस्ट है, ठीक है। अब अच्छा, जैसे यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म है। इन टर्म्स के बारे में भी आपको पॉलिनोमियल के टर्म के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्या किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया, डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो वो आपने सबने पढ़ा है 9th क्लास में, जैसे बाइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, है ना। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि उसका हमारे इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे 5x की पावर 1 है और 6x प्लस 2x है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ केवल 2, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये 2x की पावर 0 होगा और यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल का एक जो बेसिक फॉर्म निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, बेसिक फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन कह सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म या बेसिक फॉर्म वो क्या निकल के आता है, ax प्लस b, जहाँ पे a विल नेवर बी इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो गया, मतलब कि क्या है, अच्छा समझिए, ax, a हमारा क्या है, a हमारा कोई कांस्टेंट हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया, b हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पे 5x, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर b क्या है, 0 है। अगर हम कंपेयर करें इस वाले फॉर्म से 5x को कंपेयर करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अच्छा, कॉफिशेंट क्या होता है, यही होता है कॉफिशेंट। यहाँ पर x का कॉफिशेंट क्या है, a है, यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 का कॉफिशेंट b है, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि किसी भी वेरिएबल के जो भी बगल में लिखा होता है या मल्टीपल में होता है, वो क्या होता है, हमारा कॉफिशेंट होता है, कॉफिशेंट, है ना। कॉफिशेंट यानी कि मल्टीपल ऑफ अ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल के जो भी मल्टीपल में लिखा होता है, वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 5। अब इस वाले में हम देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पे 6x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है। यहाँ पर b की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि कहीं पर भी a की वैल्यू 0 नहीं हो, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर 2x की पावर 0 है, जैसे ये bx की पावर 0, आप इसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पर पहली बात तो बोली गई कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, और यहाँ पर डिग्री 1 तो है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और ये इसलिए यहाँ पर भी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म या बेसिक फॉर्म होता है, वो क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देख लेते हैं हम। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है, और a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही कंडीशन दी गई है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें इस वाली पॉलिनोमियल को इसके बेसिक फॉर्म से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा माइनस वाला, जिससे आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी हो और समझ में आए कि अगर माइनस वाला होगा तो कैसे कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 11 p की पावर 2 माइनस 6p, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x² यानी कि p², x² रख लो या p², यहाँ पे वेरिएबल से मतलब है, ठीक है, आपको वेरिएबल से मतलब है, x² हो या p² हो, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, p के मल्टीपल में क्या है, 11, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है। अब bx यानी कि 6p, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे माइनस b है, तो हम इसको पहली बात तो लिखेंगे कैसे, हम इसको अगर बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे a = 0 यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख दे रही हूँ,
अब यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 11p² प्लस -6p, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी, ठीक है। तो कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बेसिक फॉर्म होता है, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, जहाँ पर a b c d क्या है, कांस्टेंट है, और d क्या है हमारा, सॉरी, a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, a कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं द वैल्यू ऑफ px। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम px के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपने इस टर्म के बारे में 9th में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आप इस चीज़ में हो सकता है कंफ्यूज भी बहुत हुए हो, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को भी हम यहाँ पर दूर कर देंगे। तो देखते हैं द पॉलिनोमियल ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिया, लेट्स से 4x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है px, यानी कि x यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, और 4x प्लस 5 ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। अब हमें इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ पर रख दिया जाए x की जगह पर यहाँ पर k रख दिया जाए, तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में k x होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, हम k रख देंगे, तो 4k प्लस 5। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि x की जगह पर 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, p की पावर p x की जगह पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 × 2 प्लस 5, और ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 पे अगर वैल्यू निकालोगे तो 4 × 3 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की जगह पर कोई भी कांस्टेंट रख दिया जाए, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी रखा जाए, तो उसकी वैल्यू वहाँ पर जो भी आती है वो क्या होती है, द वैल्यू ऑफ px, द वैल्यू ऑफ px, यानी कि जो भी, अगर जैसे यहाँ पर t के टर्म में होता तो यहाँ पर क्या कह देते हैं हम, द वैल्यू ऑफ pt, द वैल्यू ऑफ क्या कह देते, pt एट x इज इक्वल टू k, है ना। तो वैल्यू क्या होती है कि वेरिएबल की जगह पर जो भी वैल्यू रखी जाती है, जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी, जैसे यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक वेरिएबल ही तो रखा है, कि वेरिएबल ही तो है ना। तो जो भी कांस्टेंट या वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रखी जाए, वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ px होती है। अच्छा, अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं कि क्या चीज़ है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे पहली बात तो क्या होता है, x की वो वैल्यू, x या वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। समझते हैं इसको कैसे, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नोट भी कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। x की वह वैल्यू, x नहीं, वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं ना, वेरिएबल ब्रॉड टर्म को कवर कर लेगा। x तो यहाँ पर आप बस समझोगे कि x की जगह ही रखना है, तो वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं। वेरिएबल थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ रही है, चलो पूरा समझा देते हैं। बात क्या कही जा रही है, वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। समझते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेती हूँ, x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। अब आपसे मैं अगर पूछूं यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर आप तिकड़म भिड़ाओगे, ट्रायल एंड एरर मेथड करोगे, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लोगे -2,
कहोगे कि आप रख दीजिए यहाँ पर -2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। चलो रख के देख लेते। तो p ऑफ -2 अगर रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 2 = 0। अब कहोगे यहाँ पर आ गई वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर मेथड कितना लगाते रहोगे, अलग अलग वैल्यू रख के देखोगे। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका देखते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम। यहाँ पे कहा जा रहा है साफ साफ कि वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो क्या कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी वाले पॉलिनोमियल को लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x + 5। तो कहा जा रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ये पॉलिनोमियल ही तो है, पॉलिनोमियल इन x। तो अगर इसको हम 0 के इक्वल कर दें, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो p ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 5। हम यहाँ पे पूरे p ऑफ x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, x की जगह केवल 0 नहीं पुट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे p ऑफ 0 लिखती तो वैल्यू कुछ अलग आती, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे 4 × 0 + 5 ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की जगह हमें वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालने को कहा जाए तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पे ये -5 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, क्योंकि ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -4/5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4/5। अब समझते हैं, तो क्या समझ में आया कि वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए तो हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या बात कही जाएगी कि x यानी कि -4/5 पॉलिनोमियल की वह वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर इसको सिंपली कहा जा सकता है -4/5 पॉलिनोमियल 4x + 5 की वह वैल्यू है जिस पर 4x + 5 0 हो जाता है। 4x + 5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट मीन्स 4/5 is that value on which 4x + 5 become 0। ठीक है, आगे बात समझ में, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर p ऑफ की जगह पर क्या रख दूँ, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। p की जगह पर यहाँ पे क्या रख दूँ, मैं 4/5 रख दूँ, ठीक है, -4/5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, -4/5 है और +5, ठीक है। वैल्यू कुछ, अच्छा मैंने यहाँ पे -4/5 लिख दिया, ओहो गड़बड़ हो गई, सॉरी। यहाँ पे आ जाएगा -5/4 आएगा, सब जगह करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये -5/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -5/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखना होगा -5/4। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम वैल्यू चेक किया ना, हमें पता चल गया कि हमने गड़बड़ की थी। इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें जो गलतियां हो भी जाती हैं वो एक्स्ट्रा सीखने के लिए ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, तो इससे आपको यहाँ पर तुरंत पता चल गया कि यहाँ पर 0 तो आ नहीं रहा, यानी कि वैल्यू गड़बड़ निकली है। तो इसीलिए हमने जब दोबारा चेक किया तो हमें वैल्यू सही निकल के आ गई। तो आप दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। तो 4 से यहाँ पे 4 कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, -5 + 5। तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में। तो वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या होता है, उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर भी एक लीनियर का एग्जांपल देख लिया है ना, लीनियर का एग्जांपल देख लिया। वहाँ पे हमने 9th क्लास में मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड करके भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे। आई होप वो आपको याद होंगे, पर यहाँ पर उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम कुछ और चीज़ें थोड़ा समझते हैं, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर चलो, अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं, वरना आप हो सकता है भूल भी क्या हो, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, ओहो इरेज हो जा, हाँ देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक एग्जांपल हमने लिया, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अप्लाई करते थे। तब क्या करते थे हम, इस 6 को हम क्या कर देते थे, a मल्टीप्लाई b के फॉर्म में लिख देते थे। यानी कि हमें 6 क्या चाहिए, 6 के दो ऐसे मल्टीपल चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। यानी कि a प्लस बी दो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, 5 दे। तो हम देखते थे यहाँ पर क्या आ जाता था, 3 प्लस 2 करने पर 5 आता था और 3 मल्टीप्लाई 2 करने पर भी 6 आता था, है ना, आता था या नहीं आता था। तो अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, यहीं पे आगे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रह सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 6, ऐसे ही हम करते थे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो हमारे दो क्या आ जाएंगे, फैक्टर, ये फैक्टर हो जाते थे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या कहा गया है कि वेरिएबल की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब ये पॉलिनोमियल ही तो लिखा हुआ है, ये p ऑफ x ही तो लिखा हुआ है। अगर हम इसको जीरो को इक्वल कर दें तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये जीरो और ये जीरो। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू निकल के आती थी, या तो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, यही तो आता था, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती थी, -3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती थी, -2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 यानी कि -3 एंड -2, 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के कितने पॉलिनोमियल के जीरोज निकल के आए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज निकल के आए, 2 जीरोज निकल के आए। क्या निकल के आए हैं, -3 एंड -2। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं क्या चीज़ें हैं। अब देखें, द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैंने लिखी है, आप इसको थोड़ा भी इग्नोर करिए, समझते हैं इसको। द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज, है ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने बाद। अभी हमने प्रीवियस में देखा था, क्या हमने निकाला था 4x प्लस 5 के लिए, वही पॉलिनोमियल यहाँ पे नोट करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5। हमने यहाँ पर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या किया था, इसको जीरो के इक्वल कर दिया था, 4x प्लस 5। तब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू निकल के आई थी हमारी -5/4 निकल के आई थी। अब कहा क्या जा रहा है कि क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि बिना जीरो रखे ही वैल्यू आ जाए, तो वही मेथड यहाँ पर है, वही आपका जो इजी तरीका है और आपकी बुक में भी है, वो क्या है, यही तरीका है। अब देखिए कैसे। हमने लीनियर पॉलिनोमियल को बेसिक फॉर्म में क्या लिखा था, ax प्लस p के फॉर्म में लिखा था, ax प्लस b के फॉर्म में लिखा था। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि -5/4 को कैसे लिख सकते हैं, अगर माइनस को हम बाहर लिख दें, ठीक है, और समझते हैं। और अगर यहाँ पे ये 5 कहाँ लिखा है, यहाँ पर अगर हम वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर क्या -b अपॉन में 4 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a, ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, और यहीं पर तो ये -b अपॉन a लिखा हुआ है। आ रही बात आपको समझ में। अब b क्या है, b एक कांस्टेंट टर्म है। टर्म मैंने आपको बताया था ना, जो हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन करके जो हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो वो हमारे टर्म निकल के आते हैं। तो यहाँ पर b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर अगर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म। जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, अगर जीरो होगी वैल्यू तो वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब इसको समझते हैं, कुछ और पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 4x प्लस 3 ले लिया, एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया 4x प्लस 3, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो यहाँ पे निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें जीरो रखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको तुरंत निकाल लेंगे। देखिएगा आप, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है, -b अपॉन a, यानी कि हम सबसे पहले माइनस लगा देंगे
और बी यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा। हो गया ना आसानी से, ना जीरो रखना पड़ा, ना ही इक्वल करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से हो गया। अच्छा दूसरा पॉलिनोमियल देख लीजिए। दूसरा पॉलिनोमियल लेट से p ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अब यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन का बताया था ना, क्या बताया था कि इसको हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 7x प्लस ब्रैकेट में -3। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो आपका फॉर्मूला में ही है, और क्या लिखना है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी कि -3, ठीक है, -3 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a यानी कि -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 3/7। तो यहाँ पर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में जाते हैं। अभी तक तो ये सारी रिकॉल वाली चीज़ें हो गई थी, और ये थोड़ा आपके चैप्टर से रिलेटेड चीज़ हो गई थी। अब समझते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्री वैसे देखो, ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो, जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है क्या, अर्थ होता है ना, अर्थ। और मेट्रिकल, मेट्रिकल का मतलब होता है मेजर, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे जियो का अर्थ का से मतलब हम नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को मापने के लिए जो चीज़ की जाती है, मेजर करने के लिए। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो। अब आपके दिमाग में आएगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या मतलब है। तो क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, और भी आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या किया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। क्या किया था आपने, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल, किसी भी इक्वेशन को किसी ग्राफ पे रिप्रेजेंट क्या करना, रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल देते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। अच्छा अब पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से एक पॉलिनोमियल ले लूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। अब अगर हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ये तो आपने अच्छे से सीखा था ग्राफ पे प्लॉट करना। ग्राफ पे प्लॉट करना कैसे करते थे हम, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, हमें सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, है ना। फिर क्या करते, अच्छा यहाँ पे ये p ऑफ x है, तो p ऑफ x की जगह हम क्या कह सकते थे यहाँ पे, y इज इक्वल टू x प्लस 3। वहाँ पे हम ऐसे समझते थे, ऐसे करते थे या नहीं करते थे। जैसे कि ये एक हमारा ग्राफ हो गया, और यहाँ पे ये y एक्सिस होता था, और ये क्या होता था, x एक्सिस होता था, याद आ रहा है कुछ चीज़ है। तो y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे पी एक्स की जगह पे क्या रख देते थे हम, y रख देते थे, ठीक है। कुछ याद आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, ये हमारा ओरिजिन हो जाता था, ये हमारा ओरिजिन हो जाता था, और यहाँ पे 0 0 वैल्यू होती थी, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और ये 4, और ये 5। और यहाँ पे क्या आते थे इधर साइड पे -1 -2 -3 -4, इधर साइड माइनस वाले आ जाते थे। और यहाँ पे भी माइनस वाले, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ये हमारे हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया इसे। अब हमें अगर इसे प्लॉट करने के लिए क्या करना होता था, हमें सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 रखते थे, फिर y इज इक्वल टू 0 रखते थे। तो इस तरीके की कुछ टेबल बना लेते थे हम। टेबल ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, वैल्यू रखते थे। तो ये x और y, अगर जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर हम x की जगह पे 0 रखें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अगर हम जब y इज इक्वल टू 0 रखें, y इज इक्वल टू 0 रख दें, तब क्या आ जाता था, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। अब इसे प्लॉट करने के लिए क्या करना होता था कि x में हमें कितना चलना है, 0 चलना है, तो यहीं पे आ गया। अब y पे हमें कितना चलना है, 3 चलना है, तो ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बन जाते थे वो क्या बन जाते थे, 0, 3 बन गए या नहीं बन गए,
दूसरा हमें प्लॉट करना है -3, 0, तो हमें -3 चलने के लिए एक्स एक्सिस में चलना है, तो ये -3 और 0, तो वाई एक्सिस 0 यहीं पे आ गया। तो ये हो गया हमारे कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गए कोऑर्डिनेट हमारे -3, 0, ठीक है, ये हमारे -3, 0 कौन। अब इन दोनों को मिला देते थे तो ये हमारा बन जाता था, तो हमने जब मिला दिया तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है आपकी, है ना। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। तो ये क्या हो गया हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ हो गया किस पे, कोऑर्डिनेट्स पे। तो ये किसका ग्राफ था, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अब आप समझिए हमारे, अगर हमें इसकी जीरोस निकालने हो तो क्या करना होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अभी हमने पीछे एक वो पढ़ा था, है ना, फॉर्मूला पढ़ा था। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे करना हो जाता था हमें, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 3 है, सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे -3, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि -3 कहाँ पे आ रहा है, अगर आप एक तरीके से देखें तो y इज इक्वल टू -3, यही लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्या हो कि y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, है ना, y की वैल्यू 0 मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मतलब कि, इसका मतलब समझिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। तो इसका हम अर्थ मतलब क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है। अब जब एक्स एक्सिस पे होगी तो वही हमारा जीरोस निकलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्सिस पर पॉलिनोमियल, एक जो ग्राफ है आपका कितने बार कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस से ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे जीरोस कितने निकल के आए, एक जीरोस निकल के आया, वो भी क्या निकल के आया, -3 निकल के आया। तो अगर हम इसको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, -b/a, 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, जीरोस ही तो है। तो p ऑफ x की वैल्यू क्या करेगी, x एक्सिस पर कट करेगी, मतलब कि जो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा जब x एक्सिस पर कट करेगा वहीं पर क्या निकलेंगे, उसे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकलेंगे। व्हेन, यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन graph of a polynomial intersect x-axis, zeros of a polynomial is obtained, zeros of a polynomial is obtained। इसका मतलब समझ में आया आपको कि जब हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, हमें क्या मिलेगा, जीरोस मिलेगा। जब हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वहां पर क्या मिलेगा, हमें जीरोस मिलेगा। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y होते हैं, तो y की जगह पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है ना। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। तो व्हेन ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इधर साइड माइनस साइड भी इंटरसेक्ट कर सकता है, प्लस साइड भी इंटरसेक्ट कर सकता है, और कई बार इंटरसेक्ट भी कर सकता है। जैसे कि देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर ये पहले तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, क्या डेफिनेशन कही गई है। डेफिनेशन क्या, एक रिमार्क टाइप से दिया गया है, नोट टाइप से, कि गिवन अ पॉलिनोमियल px of degree n, the graph of y is equal to px intersects the x-axis at most n point, therefore a polynomial px of degree n has at most n। ये आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले आप समझिए कुछ चीज़ें। जैसे कि अभी हमने बात की थी लीनियर पॉलिनोमियल की।
लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या बात की थी कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे निकाला x प्लस क्या था वहाँ पे, x प्लस आपका 3 था, तो वहाँ पे जीरोज कितने आए, -3, एक ही जीरो आया। अब अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात की जाए, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर हमारे कितने आए थे, x प्लस 3 और x प्लस 2, ये फैक्टर आए थे, यानी कि हमारे जो जीरोज आए थे वो क्या आए थे, x इज इक्वल टू या तो -3 होगा या तो -2 होगा, यही आए थे हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है। वैसे तो आपके जो ग्राफ प्लॉटिंग है क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि ये जो किसका बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, वो पैराबोला बनता है। इस तरीके के ग्राफ को क्या बोलते हैं, हम पैरा बोलते हैं। या तो ये इस तरीके का बनेगा, है ना, या तो ये इस तरीके का बनेगा, या फिर इस तरीके का भी बन सकता है, ये ऐसे कैसे भी बन सकता है, तो वो आपके ग्राफ में उसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए। ठीक है, अब जैसे पिछले वाले केस में देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा था, 1 बार, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 1 जीरोज हो गए। ठीक है, और आप निकालते भी रहे हो वैल्यू, जब वैल्यू निकालते थे कब, वो आप कहाँ पे, 9th में जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज करके जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालते थे, तो कितने निकालते थे, 2 जीरोज निकालते थे। वहाँ पे यही तो बात कही गई थी कि एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सीखा था आपने। और लीनियर पॉलिनोमियल के एट मोस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं, 1 जीरोज हो सकते हैं। एट मोस्ट मतलब कि मैक्सिमम जीरोज। ठीक है, और क्या सीखा था आपने, और ये सीखा था कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतने ज़्यादा उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि गिवन अ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x ऑफ डिग्री n, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए x की पावर n प्लस x की पावर n-1, यहाँ पर 5x की पावर n-1, कुछ भी यहाँ पर ऐसे करता जाए, यानी n-1 इस तरीके से कर दिया जाए। n की जगह पे यहाँ पर मैंने लिख दिया x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा था, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पर हम यही तो लिखते थे, y इज इक्वल टू पी एक्स की जगह पे y लिख देते थे, है ना। इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस, जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा एट मोस्ट एन पॉइंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एन पॉइंट पे कर सकता है। मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स कह दें तो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। और मिनिमम पॉइंट कह दें, मिनिमम तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 0। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कहीं पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पे आपको कट करना देखना, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0। जैसे कि अगर यहाँ पे x की पावर 3 में देखा जाए तो मैक्सिमम पॉइंट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने हो जाएंगे, या मैक्सिमम पॉइंट की पहले बात करें, मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे, 3। और मिनिमम कितने हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे हमारे 0। तो एट मोस्ट n पॉइंट, देयरफॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। तो जितने भी पॉइंट होते हैं उतने ही जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट। यहीं पे यहाँ पे बात भी लिखी गई है, इस बात को आप समझिए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा ईजीनेस हो। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो नंबर ऑफ जीरो, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 2 पॉइंट्स हैं। एट विच ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ ऑफ पी एक्स है, यहाँ पे इसे हम पी एक्स लिख सकते हैं, ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कितने होंगे जीरोस, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें यही चीज़ें करना है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। चलो ये हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं।
बहुत ईजी है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे कहा गया है कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 इन गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप इन ग्राफ को देखिए, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इजिकल टू पी एक्स, सारे ग्राफ क्या है, y इजिकल टू पी एक्स के हैं, एक्स फॉर्म के हैं, इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करे जितने बार उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स intersect the x-axis at one point, so number of zeros will be, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स या नंबर ऑफ जीरोज ऑफ विल बी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे कितने कट कर रहे हैं, 2 कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, यही आप सारी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएंगे 2, ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पर कितने बार कट कर रहा है, 1 2 और 3 टाइम्स कट रहा है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, 1 बार। अच्छा, अब आपको यहाँ पर लगेगा कि यहीं से क्या कर रहा है, ये 2 लाइनें आ रही है, लेकिन यहाँ पे यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, फिर यहीं से ये स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये एक ही बन जाएगा, तो ये एक ही पॉइंट कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितने आ रहे हैं टोटल, 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। द ग्राफ ऑफ वाई, वही बात बोली गई, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10, ये फिगर में दिए गए हैं, गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ में क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कट कर रहा है ग्राफ, नहीं कट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट विद द एक्स एक्सिस, सो द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट मतलब कि कहीं भी कट नहीं करता है, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा ना, एट एनी पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखते हैं सेकंड में 1 1, यहाँ पर कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, यहाँ पर हमारा कट कर रहा है 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वही सारी लैंग्वेज आप यही लिखेगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कितने बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। यहाँ पर कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, इसी लाइन पे हम देखेंगे, बस इसी लाइन पे जब कट कर रहा हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आने वाले चैप्टर में जो एक्सरसाइज होंगी वो क्या होंगी, इसी से रिलेटेड होंगी। तो पॉलिनॉमियल के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब फिर से पॉलिनॉमियल को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइजेस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें, एंड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।